नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोपहर का भोजन कहानी को। दोपहर का भोजन ये कहानी मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में इकाई 13 में लगी हुई है। इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। तो कहानी को पढ़ने से पहले लेखक जो हैं इसके अमरकांत जी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी जो कुछ और अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी को पढ़ेंगे। अमरकांत जी का जन्म हुआ था सन 1925 में और निधन हुआ 2014 में। तो जन्म 25 में हुआ और निधन 2014 में हुआ। अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम था श्री राम वर्मा। तो अमरकांत जी का मूल नाम क्या था? श्री राम वर्मा। जो फैक्ट हैं इनको आप नोट करते जाइएगा, मोस्ट फैक्ट हैं जी। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की। साहित्य सृजन में उन्हें बचपन से ही रुचि थी। किशोर अवस्था आते आते उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादन कार्य विभाग में काम करना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता में जो दैन सैनिक नामक पत्रिका जो निकलती थी, कहाँ से? आगरा से। तो इस सैनिक पत्रिका में उन्होंने सबसे पहले कार्य करना शुरू किया। उसके बाद वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। तो सैनिक पत्रिका के बाद उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका में कार्य किया, दैनिक भारत पत्रिका में काम किया और कहानी नामक जो पत्रिका निकलती थी उसमें भी काम किया उन्होंने। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी तथा ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया। मतलब यथार्थ मतलब जैसा है वास्तव में उसी प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है। वे मुख्यतया मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। तो उन्होंने अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंडपन, आडंबर, दिखावा जी, इन सभी जो समाज के दोष हैं उनको उन पर प्रकाश डाला है और उन्हीं से संबंधित कहानियों को लिखा है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। तो वे कहानी में ज़्यादा चमत्कार दिखाने पर जोर नहीं देते। अमरकांत की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख जिंदगी और जोंक बहुत ही मोस्ट रचना है। वैसे जो इसमें जितनी रचना दी गई सभी मोस्ट हैं, लेकिन जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, कहानी संग्रह, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से उपन्यास। तो इनकी जो प्रमुख इतनी रचनाएं हैं जिनमें एक बार और देखेंगे। जिंदगी और जोंक, देश के लोग,
मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा कहानी संग्रह हैं जी। इसके बाद सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये उनके उपन्यास। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2007 में मिला उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना कौन सी थी? इन्हीं हथियारों से नामक उपन्यास था। 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो श्री लाल शुक्ल के साथ उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। दोपहर का भोजन कहानी में गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है और सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती हैं। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप में कहानी में देखने को मिलता है। आइए अब पढ़ते हैं दोपहर का भोजन कहानी को। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम करने लगी, कहकर जमीन पर लेट गई। आधा घंटे तक वह वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। मतलब खाली पेट उसने पानी पिया सिद्धेश्वरी ने, तो आधा घंटे तक वो ज़मीन पर वहीं लेट गई। उसके कलेजे में जो है वो पानी लग गया और वहीं आधा घंटे तक वहीं लेटी रही, वहीं पड़ी रही। वह बैठ गई, आँखों को मलमल कर इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि उसारे में अध टूटे खटोले पर सोए 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। तो लड़के की उम्र क्या थी? 6 वर्ष और नाम था प्रमोद। नाम प्रमोद, उम्र 6 वर्ष। उसारा मतलब होता है बरामदा। तो बरामदे में एक अध टूटा खटोला था, उस पर सोया था कौन? प्रमोद, जिसकी उम्र 6 वर्ष। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, मतलब बिना कपड़ों के पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे, मतलब बहुत ही कमज़ोर लड़का था। उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थीं। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और आधा 1 मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी, मतलब रास्ते में देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। मतलब वो रास्ते में देख रही थी। तो बहुत तेज़ धूप थी, माने 12 बज चुके थे दोपहर के, तो बहुत तेज़ धूप थी। तो कभी कभी कोई व्यक्ति निकल जाता था, कोई तौलिए रखे रहता था सिर पर या गमछा, कुछ लोग छाता भी लिए रहते थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर
गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र, तो बड़े लड़के का क्या नाम था? रामचंद्र, धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी, मतलब कचरा जमा हुआ था। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारने लगी। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। तो जो रामचंद्र की माँ है सिद्धेश्वरी, वह बड़े लड़के को क्या कहती थी? बड़कू बड़कू, है ना, बड़कू कहती थी उस लड़के को। तो उसने जब थोड़ी देर बाद वह नहीं बोला तो चिल्लाया माँ ने, बड़कू बड़कू। लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने उस पर वह डर गई और लड़की की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके। सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष। तो रामचंद्र की उम्र कितनी थी? लगभग 21 वर्ष के लगभग उसकी उम्र थी, जो कि सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा था। लंबा दुबला पतला गोरा, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। तो जो रामचंद्र था वह एक पास का जो दैनिक समाचार पत्र था वहाँ जाकर प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लगाकर उसके सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। तो खाने में क्या क्या था? 2 रोटियां थी, एक कटोरा दाल थी पनियाई, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा था, दाल कम थी, और चने की तली तरकारी थी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है। तो मोहन जो सिद्धेश्वरी है उसका क्या कौन सा मंझला लड़का है? जिसकी उम्र है 18 वर्ष। बड़े लड़के की उम्र 21 वर्ष है, मंझले लड़के की उम्र 18 वर्ष है। और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। वह नामालूम कब घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़की के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। उन्हें बड़े भाई ने जब पूछा मंझले भाई के बारे में तो उन्होंने माँ ने कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पर पढ़ने गया है। उसका दिमाग बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा।
एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आँखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुआई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल एक दो टुकड़े पालकी नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी। खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर का शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। वह आज तो वह सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी। उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब एक रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की आदत की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या खा नहीं लेता? सिद्धेश्वरी की जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे हुए टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख लिया। एक दो क्षण के बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। तो मंझला लड़का जो मोहन था वह आकर उसी पीढ़े पर बैठ गया जिस पर बड़ा भाई बैठा था। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थीं, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो जो मंझला लड़का मोहन था उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह ही दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े गिलास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। माने जो बात उसने बड़े लड़के से मंझले के बारे में कही थी झूठ, वही उसने मंझले लड़के से फिर से झूठ कही
बड़े भाई का नाम लेकर। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका। तरकारी माने सब्जी। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई को की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा और फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ही ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं। फिर रोटियां तूने ऐसे बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल डाल ले, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते हुए ना बना। उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ दाल पी रहा था कि मुंशी चंद्र का प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो कि उनके पिताजी थे। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी की कुछ नीचे खसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक गिरास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी थी? 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। मतलब वो देखने में लगते थे कि ये 50-55 के, लेकिन वास्तविकता में उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। वह कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। माने जो माँ है सिद्धेश्वरी, वो एक दूसरे से पुरुषों की तारीफ करती रहती है। बड़े भाई से छोटे भाई की तारीफ कर दी, छोटे भाई के सामने बड़े भाई की तारीफ कर दी, पिता के सामने बड़े भाई की तारीफ कर दी। मतलब इसी प्रकार से वो एक दूसरे की तारीफ करती रहती हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, हैं, क्या कहता था? कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगड़ी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। तो जो बड़ा लड़का बचपन में हमेशा खेल कूद में लगा रहता था।
लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता वह बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। तो पिताजी कह रहे हैं मुंशी जी कि तीनों लड़के उनके जो है सभी होशियार हैं, समझदार हैं। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर गिलास पानी चढ़ गया। फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी, पंडूक माने होता है एक कोई पक्षी जो होता है उस वो पंडूक है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में ना जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उसने बातचीत करने वाले हों। दृष्टिपात माने उस तरफ देखा। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। तो क्या बताया, जो गंगा शरण बाबू हैं उनकी लड़की की शादी तय हो गई, और जिस लड़के से शादी हुई है वह एमए पास है। उस जमाने में एमए पास होना बड़ी बात थी। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़ी। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी ने उनकी झूठी थाली चौकी की ओर जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपलू में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली भी उसने पास खींच लिया, उसमें भी केवल 1 रोटी बची थी। तो बाद में सबको खिलाते खिलाते जो है 1 रोटी बची थी, और सभी से कह रही थी कि अभी तो बहुत रखी हैं, खा लो खा लो। मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान उसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हुआ। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुँह में रखा, तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखें टपाटप आंसू चूने लगे। जैसी पहला कौर उसने खाया तो सिद्धेश्वरी की आंखों से आंसू चूने लगे।
सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, माने उनमें सिली हुई थी। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुँह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे और 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में एक बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार है जो कि बिल्कुल खाने की लिए जो है खाने के लिए उनके पास नहीं है, लेकिन जो उस घर की महिला है सिद्धेश्वरी देवी, वह सभी को ऐसे दिखाती हैं जैसे बहुत खाने की कोई कमी ना हो। 2-2 रोटी सभी खाते हैं। 2 रोटी बड़ा लड़का खाता है, 2 रोटी मंझला खाता है, 2 रोटी उनके पिताजी खाते मुंशी जी, और एंड में उसके लिए 1 रोटी बचती है और छोटा लड़का ने खाया नहीं और वो सोता रहता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो भुखमरी से जूझ रहे परिवार है उसके बारे में इस कहानी में अमरकांत जी ने लिखा है। तो यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।